Hello everyone, welcome to Learning Express. Today we are going to discuss about the sentence. आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सभी बातें सीखने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो बड़े ही धैर्य के साथ आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बस आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। देखिए, जब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से, तो किसी भी भाषा को सीखने के पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि शुरू कहां से करें। तो आपको पता होगा कि हिंदी में जब हमने सीखा था तो क्या सीखे सबसे पहले? वर्ण। अब वर्ण क्या होते हैं? तो आपने सबसे पहले सीखा छोटा आ, ये क्या है? एक वर्ड है। बड़ा आ, फिर छोटी ई, इस तरीके से आपने मात्राएं सीख ली। फिर आपने सीखा का, फिर खा, फिर गा, इस तरीके से ज्ञा तक सीखा। तो ये हमारे सभी क्या है? वर्ण है। ये वर्ण है। लेकिन जब हम इनको एक साथ पूरे वर्णों को याद कर लिए, आ से लेकर के ज्ञा तक, तब ये हमारी बन गई वर्ड माला, वर्णों की एक माला। अब इसमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश जब हम सीखना शुरू करते हैं तो ये भी क्या है? एक लैंग्वेज है। और इसमें हम कहां से स्टार्ट करते हैं? ए से, फिर बी, इस तरीके से हम जेड तक जब सीखेंगे तो ये यहां से यहां तक हमारे कितने लेटर्स हो जाएंगे? 26 लेटर्स हुए। और इन्हीं 26 लेटर्स के ग्रुप को हम कहेंगे अल्फाबेट। जैसे हिंदी में वर्णमाला सीखते हैं, वैसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। जब आप हिंदी से कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, चूंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, तो अगर आप इसको मातृभाषा से जो आप डेली यूज करते चले आ रहे हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब देखिए कि जैसे यहां पे हमने लिख दिया ए, ठीक, बी, सी, इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना जेड तक, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों लिखते हैं? आखिर हमने बनाए ही क्यों? भाई क्या जरूरत पड़ गई कि ए बी सी डी हमको रटना पड़ रहा है? क्यों हमने लेटर्स बनाए? तो किसी भी लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? आवाज, साउंड्स। इन्हीं साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हमने क्या बनाए? सिंबल्स बनाए। तो ये क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लेटर्स, लेटर क्या होते हैं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स। ये जो लेटर्स होते हैं ये ध्वनियों का प्रतीकात्मक चिन्ह होता है। जो आवाज निकलती है हमारे मुंह से, उन्हीं का ये चिन्ह होता है और कुछ नहीं। जैसे हमने बोला कैट, तो देखो कैट, उसकी साउंड देने के लिए हमने लिख दिया सी, फिर ए, फिर टी। वो जो साउंड निकली उसी को अक्षरों में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया सी ए टी। वैसे ही जब हमको बोलना है पेन, देखिए जैसे आवाज निकलती है वैसे ही तो लिखते हैं ना। अब उनका एक हमने सिंबल बना दिया कि जब पा निकलेगा तो पी लिखेंगे, ई की मात्रा लगानी है तो ई लिख देंगे, ना लिखना है तो एन लिखेंगे, ठीक है। तो उस साउंड को सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीखते हैं लेटर्स। अब ये लेटर्स जो होते हैं ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स क्या होते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है। इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। जब कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश में लेटर हो गया, हिंदी सीखेंगे तो वर्ण हो गया, ऐसे ही जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं ना, तो उसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होते हैं अक्षर, लेटर, ठीक। अब जब आपने सीखे 26 लेटर्स ए से लेकर के जेड तक, तो ये हमारे हो गए टोटल कितने? 26। और यही हमारी कहलाई अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्णमाला कहते हैं।
अब देखिए अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने, 26। कोई पूछे कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। अब पूछा जाए वॉवेल कितने, तो 5। कॉन्सोनेंट कितने, 21। तो टोटल कितने हुए, 26। लेकिन कोई पूछ ले कि इंग्लिश अल्फाबेट में साउंड्स कितने हैं, देखिए साउंड्स को ही तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इन लेटर्स के माध्यम से, तो टोटल साउंड्स कितने हैं, देखिए साउंड्स टोटल होते हैं 44। ये लेटर्स तो 26 ही हैं, लेकिन इन्हीं के माध्यम से टोटल जो आवाजें निकलेंगी, टोटल साउंड्स निकलेंगे, वो निकलेंगे कितने, 44। जैसे आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं यहां पे BUT, इसको हम पढ़ते हैं बट, लेकिन यहां पे लिखा PUT, अब इसको पढ़ रहे हैं पुट। अब यू यहां पे आ की साउंड दे रहा है, बट यहां पे उ की साउंड दे रहा है। जैसे अभी देखना, हमने लिखा सर्किल, CIRCLE, अब यहां पे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, और इस सी को का पढ़ रहे हैं, सर्किल। तो देखिए एक ही लेटर एक से ज्यादा भी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो टोटल 5 वॉवेल्स हैं, A, E, I, O और U, ये हमारे 5 वॉवेल्स कितनी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 20 साउंड्स। और ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स मिल करके कितनी साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, 24। अब देखिए टोटल साउंड्स अगर कोई पूछेगा तो 44, क्यों, क्योंकि वॉवेल साउंड कितनी है, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, 24। इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, 44। अब यहां तक मुझे लगता है कि लेटर में कोई भी डाउट नहीं होगा, बस इतना ही जान लीजिए। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, मोनोप्थांग क्या है, डिप्थोंग क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें वर्ड कैसे बना, शब्द जिसको हम कहते हैं। तो वर्ड की डिफिनीशन अगर हम देखना चाहें तो क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंग। क्या कहा हमने, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब वर्ड, तो लेटर्स का यानी वर्णों का ऐसा समूह जो क्या बनाता हो, एक मीनिंग बनाता हो, अर्थ देता हो। जैसे हमने लिया यहां पे P, एक लेटर हुआ, फिर लिया E, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर हमने क्या लिया, N, PEN मिलके बना पेन, फिर BOY बना बॉय, फिर SCHOOL, इसको मिलाया तो बन गया स्कूल। और दूसरी बात आप इसके बारे में याद रखेंगे, वर्ड क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। वहां पे हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, स्मॉलेस्ट तो है लेकिन क्या है, मीनिंगफुल यूनिट है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंग, जैसे पेन, बॉय, स्कूल, यानी कि वर्डों का ऐसा समूह जो बनाता है, क्या बनाता है, एक अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ हो, जैसे पेन, बॉय, स्कूल इट्सेट्रा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, यानी कि कोई मीनिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप लेटर्स को उठाए, लेटर्स का ग्रुप लेके आ गए और आपने बोला कि हाँ ये तो वर्ड है। आपको पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ लें, ये लिया G, O और D, ऐसे लिखा गॉड, पूछा जाएगा ये वर्ड है, हाँ है। इसको हम देखिए बदल दिए, हमने लिखा DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, ये भी वर्ड होता है। गॉड, ईश्वर, ये भी है। लेकिन अगर हम कह दें ODG, क्या ये कोई वर्ड है, इसका कोई मीनिंग निकला, नहीं निकला, यानी ये वर्ड नहीं है। अब देखिए
हमने लिया BUT, बट। बट मीन्स लेकिन, इसका भी अर्थ है, मीनिंग है, तो ये वर्ड हो गया। लेकिन अगर कहें BTU तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे एक हमने लिया B, दूसरा लेटर लिया A, तीसरा लेटर लिया T। देखिए ये तीनों हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं। इन तीनों लेटर्स को हमने मिलाया, इनका पूरा जब ग्रुप बना तो ये बना बैट। बैट मीन्स बल्ला भी होता है, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है, यानी इसका कोई मीनिंग है। जब मीनिंग है तो ये वर्ड भी है। लेकिन अगर हम इसको लिख दें TBA, देखिए लेटर्स वही हैं लेकिन इनका हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। अब इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं होगा। देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक लेटर लिया C, दूसरा लेटर लिया A, तीसरा लेटर लिया T। अब बना CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। अब ये वर्ड है क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर हम कह दें CTA, इसका कोई अर्थ निकला, कोई मीनिंग निकला? नहीं निकला। जब कोई मीनिंग नहीं निकला तो ये वर्ड भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया TOP, टॉप। टॉप मतलब ऊंचाई। अब यहां पे भी देख सकते हैं आप, इसका कोई अर्थ है यानी मीनिंग है। जब मीनिंग है तो वर्ड है। अब हमने कहा POT, पॉट मतलब बर्तन, इसका भी अर्थ है, मीनिंग है। जब मीनिंगफुल यूनिट है, सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट है, तो ये भी क्या है? एक वर्ड है। लेकिन अगर हम कह दें TPO, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकल रहा तो ये वर्ड भी नहीं होगा। तो आई होप आपको लेटर समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया। अब अगला हम देखेंगे वाक्यांश यानी फ्रेज क्या होता है। अब हम फ्रेज पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश। अगर डिफिनीशन देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस। कितना सेंस? सम सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पे हमने क्या कहा था? वर्ड की डिफिनीशन में हमने कहा था ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है? शब्द क्या होता है? वर्डों का समूह होता है, लेटर्स का समूह होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। लेकिन यहां पे आप लोग इसको ध्यान दीजिए, फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ हो, सम सेंस हो, लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस। पूरा अर्थ नहीं देता, कुछ अर्थ तो देगा, लेकिन आप जो बात कहना चाहते हैं अगले के समझ में ये पूरी बात नहीं आएगी। जैसे हमने कहा आवर हाउस। आवर हाउस क्या? भाई हमारा घर। अब हमारे घर के बारे में क्या बताना चाहते हो? हमारे घर बड़ा है, हमारा घर छोटा है, क्या है? कुछ उसके बारे में जब पूरी आप बात बताएंगे तभी तो बात पूरी होगी। तो ये वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस का छोटा सा भाग है। तो फ्रेज हो गया ये। जैसे हमने कहा आवर हाउस। अब ये देखो, एक वर्ड ये लिया, एक वर्ड ये लिया। हमने क्या बताया था? वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप। यहाँ पे OUR, आवर। आवर मीन्स हमारा। यहाँ पे HOUSE, ये सभी क्या है? लेटर्स। इन लेटर्स को मिलाया तो बना हाउस। हाउस मीन्स घर। अब ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। इन वर्ड्स के मिलने पर, यानी इन वर्ड्स के ग्रुप के मिलने पर क्या बन गया? फ्रेज बन गया। अब फ्रेज का क्या मतलब हुआ? कि सम सेंस दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये हो गया फ्रेज। एक और एग्जांपल देखिए। अच्छा, जैसे हमने कहा सम। सम मीन्स कुछ, और एक और वर्ड लिया बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। अब इन दोनों शब्दों को, दोनों वर्ड्स को हमने कंबाइन किया, मिला दिया। अब ये बना फ्रेज।
सम बॉयज, कुछ लड़के। अब कुछ लड़के क्या, कुछ लड़कों के बारे में हमने जानकारी नहीं दी ना पूरी, तो सिर्फ एक ये वाक्यांश है, ये पूरा वाक्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, हमने कहा इन द ईस्ट। अब इन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, ईस्ट एक वर्ड है। अब तीनों वर्ड्स के मिलने पर हमने क्या एग्जाम्पल, इसकी डिफिनीशन क्या बताई थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ तो देता हो लेकिन पूरा अर्थ ना देता हो। अब इन द ईस्ट, पूरब में, क्या पूरब में? कुछ इससे कंफर्म हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है? फ्रेज है। यहां तक हम लोगों ने अब फ्रेज सीख लिया है। तो अब हम आगे समझेंगे क्लास क्या होता है। देखिए, क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, और क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी दी जाए या जो व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो कौन व्यक्ति काम कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। हमने जैसे कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। कौन निकलता है? तो सूरज निकलता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? सूरज। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हमने कहा राम क्रिकेट खेलता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्रिकेट खेलता है, जो राम के बारे में बताया गया क्या करता है? वो क्रिकेट खेलता है। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक, तो इतना जानिए कि क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट में देखिए क्या होता है? एक वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बाकी और भी अदर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन वर्ब तो कम से कम होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होगा और बिना प्रेडिकेट के क्लास नहीं हो सकता और सेंटेंस भी नहीं हो सकता। जब क्लास नहीं होगा तो सेंटेंस भी नहीं होगा। और देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब मिलेंगे तो हमारा सेंटेंस भी बन सकता है और कभी कभी ये सेंटेंस नहीं भी बन सकता है। यानी कुछ जो क्लास होते हैं ये सेंटेंस का भी काम करते हैं और कुछ क्लास होते हैं वो सिर्फ क्लास ही रहते हैं। तो देखिए, क्लास कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लास, यानी स्वतंत्र उपवाक्य। ये अकेले रह सकता है, यानी किसी को कोई बात आपको समझानी है तो इंडिपेंडेंट क्लास के माध्यम से अगर आप कहते हैं, आपकी बात यानी कि पूरी हो जाती है, किसी दूसरे क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका वो सेंटेंस हो सकता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए वो डिपेंडेंट क्लास है, वो आश्रित उपवाक्य है, उसके माध्यम से पूरी बात आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे तक पूरी बात नहीं भेज पा रहे हैं, तब वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल, अगर हमने कहा आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह घर पहुंचा। अब देखिए, मैं सुबह घर पहुंचा, तो यहां तक पूरी बात हमारी कंप्लीट हो गई, जो हम कहना चाह रहे थे वो कह पाए इसके माध्यम से। तो ये हमारा हुआ एक इंडिपेंडेंट क्लास और इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और ये रीच्ड क्या है? वर्ब है, यानी कि ये प्रेडिकेट हो गया यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट। तो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास हुआ और ये सेंटेंस भी हो सकता है, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक, ये वाली कंडीशन फॉलो हुई। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे सेंटेंस में देखें, देखिए सेम सेंटेंस हमने लिखा, सिर्फ इसके पहले हमने क्या लगाया? व्हेन। हमने कहा व्हेन आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब कल सुबह मैं घर पहुंचा, तो क्या पहले वाले में हमने कह दिया था मैं कल सुबह घर पहुंचा, पूरी बात कंप्लीट हुई, लेकिन हमने सिर्फ यहां पे लगाया जब, व्हेन। जब कल सुबह मैं घर पहुंचा, भाई तो क्या हुआ? आंधी आई, तूफान आया, किसी से मिले, क्या हुआ? आगे तो बताओ। तो ये अब हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लास, यानी आश्रित उपवाक्य। अब इसको पूरा करने के लिए एक और क्लास लाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास, तब ये कहलाएगा सेंटेंस। अब ये सेंटेंस नहीं रह गया, क्योंकि इसके माध्यम से हम दूसरे तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
अब अगर हमने आगे एक सेंटेंस और जोड़ दिया, यानी एक क्लाज और जोड़ दिया, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। जब कल सुबह मैं घर पहुंचा तो उससे मिला। अब देखिए यहां पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसका एक भाव निकला, इसका एक सेंस निकला। अब ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाज, आई मेट हिम। अब ये भी एक क्लाज है। देखिए यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया, मेट हिम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या होता है, क्लाज होता है। लेकिन ये कैसा क्लाज है, तो इंडिपेंडेंट क्लाज है, क्योंकि आई मेट हिम किसी से कहोगे मैं उससे मिला, तो ये आपकी पूरी बात कंप्लीट हुई। ठीक। लेकिन अगर आप कहते हो कि जब कल सुबह मैं घर पहुंचा, तो बात कंप्लीट नहीं हुई, इसके आगे आपको कुछ कहना पड़ेगा। तो ये आपका जिससे कंप्लीट ना हो पाए वो डिपेंडेंट क्लाज, आश्रित उपवाक्य। जिससे बात पूरी हो जाए वो होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लाज, यानी कि मेन क्लाज। उसको आप सेंटेंस कह सकते हो। ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट और मजबूत करेंगे। अगर हमने कहा यू हेल्प मी, अब यहां तक देखिए ये क्या है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाज है, यानी ये स्वतंत्र उपवाक्य है। इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। हमने देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, आगे फुल स्टॉप लगाया, सब्जेक्ट भी है और वर्ब यानी कि इधर देखिए प्रेडिकेट भी है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ। लेकिन देखो समझो इसका खेल, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इफ यू हेल्प मी, कॉमा। अब देखो यहां पे हमने कॉमा लगाया, यानी फुल स्टॉप भी नहीं लगा है, और यहां लगा दिया इफ। अब इसका अर्थ निकालो जरा आप। हमने कहा यदि तुम मेरी हेल्प करते हो, यदि तुम मेरी मदद करते हो तो क्या, भाई आगे तो बताओ क्या करोगे। हमने आगे एक देखिए और क्लास जोड़ा, हमने लिखा आई विल विन द गेम, आई विल विन द गेम। हमने कहा इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करते हो, तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं क्या हो जाऊंगा, आई विल विन द गेम, मैं ये गेम जीत जाऊंगा। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, अभी तक था इंडिपेंडेंट क्लास, लेकिन सिर्फ इफ को जोड़ने से अब हमारा ये बन गया डिपेंडेंट क्लास, यानी कि आश्रित उपवाक्य। और ये आई विल विन द गेम, ये देखिए अकेले अपनी बात को पहुंचा पा रहा। अगर हम इसको ना भी जोड़ें, इतना हम छुपा लें, यहां तक हम कहें आई विल विन द गेम, मैं मैच जीत जाऊंगा, तो ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बन सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, स्वतंत्र उपवाक्य है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको छुपा लें, हम कहें इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो क्या, आगे सेंटेंस तो पूरा करो भैया। अब देखिए ये हमारा एक हुआ, यहां से यहां तक पूरा सेंटेंस, इसमें एक ये क्लास हुआ और एक ये क्लास हुआ। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास। ठीक, प्रिंसिपल क्लास कहेंगे या मुख्य क्लास कहेंगे, मुख्य उपवाक्य। ओके, और इसको क्या कहेंगे, आश्रित, आश्रित उपवाक्य। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक और अच्छा देख लेते हैं सेंटेंस, एक और देख लो। अगर हम कह दें यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब, यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब, यू वांट
टू गेट अ बेटर जॉब। तुम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तुम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो। यहां तक एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन देखो, थोड़ा सा खेल समझें इसका हम। अगर हम कह दें इफ, कंडीशन लगा दी, इफ यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब, यदि तुम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो क्या। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। किसी से कह के देखो जरा, यदि तुम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो। सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। आगे तो बताओ, तो क्या होगा? तो आगे आप कह सकते हो यू शुड improve your English. You should improve your English. अब आपका सेंटेंस देखिए कंप्लीट हुआ। हमने कहा इफ यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब, यदि तुम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो तुमको अपनी इंग्लिश सुधारनी चाहिए। यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। ये वाला सेंटेंस देखिए कैसा हुआ। ये आपका है मेन क्लास, मेन क्लास यानी इंडिपेंडेंट क्लास। अब यहां पे देखिए, अभी तक था इंडिपेंडेंट क्लास पहले, लेकिन अब ये इफ लगाने की वजह से अब क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास। ओके, डिपेंडेंट क्लास यानी कि आश्रित हो गया। अब ये, अब इसके बिना, इस सेंटेंस के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे अब डिपेंडेंट क्लास। ये होगा इंडिपेंडेंट क्लास। ये पूरा मिल करके बना हमारा एक सेंटेंस। यानी एक सेंटेंसेज में एक से अधिक क्लास भी हो सकते हैं, एक क्लास से भी बन सकता है हमारा सेंटेंस। अगर वो देखिए हमारा कोई इंडिपेंडेंट क्लास होगा, जैसे हमने कहा था यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो यहां देखिए पूरी बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो ये हो गया मेन क्लॉज, यानी एक सेंटेंस भी बन जाएगा। यानी सेंटेंस बनाने के लिए एक क्लास से भी सेंटेंस बन जाएगा, एक से अधिक भी, यानी 2 क्लासेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी क्लास जोड़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये आपका हुआ क्लास। अब हम समझेंगे कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। अब देखिए, सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में वाक्य, और किसी भी लैंग्वेज को हम जब यूज करते हैं तो सेंटेंसेस के माध्यम से ही यूज करते हैं। यानी अगर हमको कोई बात कहनी होगी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस तो ही यूज करते हैं ना। बिना सेंटेंसेस के तो हम कोई बात करते नहीं है। हम बोल रहे हैं, ये भी वाक्यों का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी सेंटेंसेस का ही प्रयोग कर रहे हैं। बस हमको इसको जान लेना है क्या है। आप सब जानते हैं, बस एक बार समझिए मेरे साथ। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक कंप्लीट भाव देता हो। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यानी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूरी होता है। इसके बिना तो काम होने ही नहीं वाला है। अब देखिए, क्लास और सेंटेंस बहुत थोड़ा सा अंतर था ना, आपने पहले भी समझ लिया है क्लास क्या होता है। बस आपको देखना है कि क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन क्लास क्या करता है, कभी कभी वो पूरा सेंस देता है और कभी कभी पूरा सेंस नहीं देता है। ठीक है, फ्रेज में क्या देखा था, फ्रेज सम सेंस देता है, पूरा सेंस कभी देता ही नहीं। क्लास कभी कभी पूरा सेंस दे भी सकता है और कभी कभी नहीं भी दे सकता है। लेकिन सेंटेंस की विशेषता देखिए आप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कंप्लीट अगर भाव निकलेगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा, तभी आप उसको कहेंगे सेंटेंस। अदरवाइज आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने लिखा रवि बॉट अ कार लास्ट मंथ। यहां पे रवि सब्जेक्ट है, रवि के बारे में कोई बात बताई जा रही है, जो बात इसके बारे में बताई जाएगी वो प्रेडिकेट। तो रवि बॉट अ कार लास्ट मंथ, कब एक कार खरीदी? लास्ट मंथ, पिछले महीने में। यहां से हमारी पूरी बात कंप्लीट हो गई, यानी एक ये सेंटेंस है, पूरा भाव निकल रहा है। दूसरा हमने कहा अरुण इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अरुण एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। यहां भी देखिए पूरा भाव निकल रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। अगला देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो यहां पर भी पूरा हमारा कंप्लीट सेंस निकला, तो ये एक सेंटेंस हुआ। फिर हमने कहा सम बॉयज लाफ्ड, कुछ लड़के हंसे। यहां पे भी पूरी बात कंप्लीट हुई, इस प्रकार ये भी एक सेंटेंस हुआ। अब हम कुछ और बातें सीखते हैं कि सेंटेंस में आखिर क्या क्या होता है। देखिए, सेंटेंस में एक तो होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अच्छा क्या होता है? सब्जेक्ट की भी डिफिनीशन जान लीजिए। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, हिंदी में कहते हैं, और डूअर ऑफ एक्शन यानी परफॉर्मर, जो किसी हरकत को करता है, कोई मोशन करता है, कोई काम करता है, या फिर अ पर्सन और थिंग अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, अबाउट व्हिच जिसके बारे में समथिंग इज सेड कुछ कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो डूअर हो, यानी किसी काम को कर रहा हो। डूअर ऑफ एक्शन मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। अब कोई व्यक्ति हो सकता है काम करने वाला, लेकिन अगर मान लीजिए कोई थिंग है तो वो काम तो नहीं करेगी। कभी कभी कोई पर्सन होता है काम नहीं करता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो वो भी सब्जेक्ट ही होगा। अब ये मत याद रखना कि नहीं जो एक्शन करता है सिर्फ वही सब्जेक्ट होता, नहीं, जिसके बारे में कोई बात बताई जाए वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। और देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मे बी अ वर्ड। सब्जेक्ट जो होता है कभी कभी एक शब्द हो सकता है, या फिर कभी कभी एक फ्रेज भी हो सकता है। जैसे हमने कहा सम बॉयज लाफ्ड, अभी देखा था एग्जाम्पल, तो सम बॉयज क्या है, एक फ्रेज है, वो भी सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब एग्जाम्पल देखिए, अच्छा ये देखिए, हमने लिखा अंकेश इज अ गुड टीचर, अंकेश इज अ गुड टीचर। अब यहां पे देखिए अंकेश क्या कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या हुआ यहां पे, हमने अंकेश के बारे में कुछ कहा। क्या कहा? अंकेश क्या है, इज अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर है। तो यहां पे जिसके बारे में कहा, अंकेश के बारे में कहा, क्या है ये, सब्जेक्ट है। और इनके बारे में जो कहा वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट पे सिर्फ फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, या तो डूअर ऑफ एक्शन होगा, या फिर किसी के बारे में जो बात कही जाएगी, अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि इज रीडिंग अ बुक। रवि क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। रवि के बारे में क्या बताया गया कि रवि किताब पढ़ रहा है। रवि क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। कौन इसमें एक्शन कर रहा है, कौन डूअर हुआ, रवि हुआ। रवि हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट तो पता करना बहुत ही आसान काम है, कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है। सिर्फ हमको क्या देखना है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा सेंटेंस में, कोई ऐसी थिंग होगी यानी वस्तु होगी जिसके बारे में कोई बात या तो बताई जाएगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डूअर होगा यानी काम करने वाला होगा। जैसे यहाँ पे रवि इज रीडिंग अ बुक, चाहे कह दो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, चाहे कह दो रवि इज वॉकिंग, मतलब कोई भी काम कर रहा है तो वो काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखो, प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय, ठीक है। तो इसके डिफिनीशन अगर हम देखें तो क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का वह पार्ट कंटेनिंग अ वर्ब, जो एक वर्ब रखता हो यानी क्रिया रखता हो,
दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है क्या, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट हमें कुछ बताता है वही होता है क्या, प्रेडिकेट। देखो ऐसा समझो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक वर्ब हो और वह सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, तो वही क्या होगा, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी बात कही जाएगी, सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वही हमारा प्रेडिकेट है। देखो अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने लिखा है, अंकेश इज अ गुड टीचर। तो अंकेश हमारा सब्जेक्ट हुआ था, आपको पता है, पहले ही आप पता कर चुके हैं। अंकेश के बारे में क्या बताया गया, अंकेश क्या है, एक अच्छा टीचर है, यही हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाए वही तो प्रेडिकेट होता है, बहुत आसान है। फिर हमने कहा रवि इज रीडिंग अ बुक। कौन रीडिंग बुक, रवि इज रीडिंग बुक। रवि के बारे में बताया गया, यही हमारा प्रेडिकेट है, बिल्कुल आसान है। अब और एग्जाम्पल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हेयर कम्स द बस। अब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट है, वो पीछे भी आ सकता है। देखो यहाँ पे हेयर कम्स द बस, यहां कौन आता है या कौन आती है, यहाँ पे बस आती है। तो द बस किसके बारे में बताया गया, बस के बारे में। किस वस्तु के बारे में बताया गया, बस। ये बस हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। और इसके बारे में बताया गया जो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। द बस कहाँ आती है, वेयर कम्स, हेयर कम्स। तो इस बस के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाला होगा उसको कहेंगे प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, यानी द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, जो चिड़ियों का गाना होता है वो क्या करता है, हमें डिलाइट्स करता है, प्रसन्न करता है। अब देखिए यहां पे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, यहां तक पूरा का पूरा हमारा है सब्जेक्ट, ओके। और यहां पे हमारी मिली क्या, वर्ब। डिलाइट मतलब ये वर्ब मिल गई, क्रिया हो गई। तो यहां से इसको आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो गया क्या, प्रेडिकेट, और इतना पार्ट आपका हो गया सब्जेक्ट, ओके। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे सब्जेक्ट जो है बड़ा हो गया है। अब दो यहां पे नाउन, द बर्ड्स, देखिए ये भी नाउन, और द सिंगिंग ये भी नाउन। अब आप कहेंगे कि ये नाउन कैसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वो जेरंड बन जाता है, और जेरंड बिल्कुल सब्जेक्ट बन सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी जेरंड यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हो सकता है, या इन्फिनेटिव टू भी हो सकता है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म के पहले अगर टू लगा दें तो वो भी हो सकता है। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहां पे कहा सन राइजेज इन द ईस्ट। सन किसके बारे में बात करी, सन के बारे में। किसके बारे में, सन। सन क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। इसके बारे में हमने क्या बताया कि वो पूरब में निकलता है। कहां निकलता है भैया, पूरब में निकलता है, यही हमारा हुआ प्रेडिकेट, है ना, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज अ गुड मेमोरी। देखिए यहां पे हम क्या देखेंगे कि किसके पास एक अच्छी मेमोरी है, तो ही, उसके पास, ही, ओके। अब ही यहां पे हुआ सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई, जो भी बताया गया, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट, ओके। सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट हमारा बचता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाता है। ये यहाँ पे हैज क्या है, मेन वर्ब। इसको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कह देना, क्योंकि ये जब हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। लेकिन अगर हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए तो ये पजेसिव वर्ब बताता है, ओके। ये
पोजीशन ऑफ वर्ब होता है, जैसे आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, ऐसे। अगला देखो, अच्छा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या है? बुरी आदत है। तो स्मोकिंग देखो यहां पे, ये भी कैसे हुआ? एक नाउन हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। देखो ये था वर्ब स्मोक, स्मोक में लगाया हमने आईएनजी, बन गया जीरंड। अब जब जीरंड बन गया तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और इधर पूरा का पूरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। यहां पे देखिए, अ बॉय रन्स, तो अ बॉय ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और इसके बारे में जो जानकारी दी गई वो क्या करता है? दौड़ता है। ये हुआ प्रेडिकेट। ओके, एक नोट पॉइंट आप लोग याद रखिए कि जब हेड वर्ड यानी मेन वर्ड, यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, हेड वर्ड यानी कि मेन सब्जेक्ट जो होता है, उससे पहले अगर एक शब्द हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। देखिए हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीख लिया, लेकिन अगर हम और डिटेल में जानना चाहें, अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया, अभी रीड में क्वेश्चन आया था, पूछ लिया था ये क्या है, कोई सेंटेंस दे देगा, अंडरलाइन करेगा, पूछेगा बताइए क्वालिफायर है, डिटरमाइनर है, ऐसे पूछेगा, तब फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा और डिटेल में जानिए कि अगर मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ड है, यानी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, हेड वर्ड का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। तो जो देखिए मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ अगर एक ही उसके पहले कुछ आया है, कोई वर्ड आया है, तो उसको क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। लेकिन जब दो शब्द होंगे तो क्या कहेंगे? उसके पहले वाला जो शब्द एडजेक्टिव आएगा उसको क्वालिफायर कह देंगे, और उसके एडजेक्टिव के भी पहले आने वाले को डिटरमाइनर कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला। देखिए हमने यहां लिखा फ्यू गर्ल्स डांस्ड, कुछ लड़कियां नाची। अब देखो यहां पे सेंटेंस क्या है, किसके बारे में बात करा गया? फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां नाची। तो किसके बारे में बताया गया? फ्यू गर्ल्स के बारे में। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या किया इन लोगों ने? डांस किया। जब डांस किया यानी इनके बारे में कोई बात बताई गई, यही हुआ प्रेडिकेट। अब हमको कंफर्म करना है कि आखिर ये जो फ्यू भी है, गर्ल्स भी है, क्या पूरा सब्जेक्ट है तो पूरा सब्जेक्ट, लेकिन एक सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, अपने साथ कुछ और वर्ड ला सकता है। जब वो फ्रेज के रूप में आता है सब्जेक्ट, तब वहां पे कुछ और वर्ड होते हैं, उनको हम कैसे पता करें? तो जो गर्ल्स के पहले आया, देखिए गर्ल्स के पहले आया, इसको हम लोग कहेंगे क्या? क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। अभी देखिए हमने कहा था हेड वर्ड के पहले अगर एक शब्द हो तो उसे कहेंगे क्वालिफायर। अब यहां भी देखिए गर्ल्स यानी हेड वर्ड है, मेन सब्जेक्ट है, इसके पहले आया एक शब्द, इसको क्या कहेंगे? कहेंगे क्वालिफायर। एक और बात देखिए आगे। अब यहां पे हेड वर्ड क्या है? पहली बात तो आप देखिए सब्जेक्ट कहां से कहां तक है, तो द ब्यूटीफुल गर्ल यानी सुंदर लड़की। द ब्यूटीफुल गर्ल, क्या उसके बारे में क्या बताया गया? डांस्ड, उसने डांस किया। ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। ये हुआ पूरा का पूरा जिसके बारे में बात बताई गई, वो हुआ सब्जेक्ट। द ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? डूअर ऑफ एक्शन है। इसके बारे में क्या बताया गया? एक्शन क्या किया? डांस किया। ये प्रेडिकेट, और जो करने वाला है यानी द ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गई सब्जेक्ट। लेकिन इसमें मेन वर्ड क्या है? तो गर्ल है। मेन सब्जेक्ट तो गर्ल है ना, ये तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए गर्ल के पहले जो वर्ड आया ब्यूटीफुल, ये उसकी विशेषता है, यानी ये एडजेक्टिव है। इसको क्या कहेंगे? क्वालिफायर। क्वालिफायर। और इसको अब यहां क्या कहेंगे हम? द को डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। ओके, जैसे यहां पे देखिए
अ ब्लाइंड मैन, यहां से यहां तक है हमारा सब्जेक्ट, ये इधर का पार्ट है प्रेडिकेट। अब अ मैन, हमारा जो मैन है, मैन है मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट। इसके पहले वाला ब्लाइंड, ये है एडजेक्टिव, तो इसको क्या कह देंगे, क्वालिफायर। लेकिन इसके भी पहले जो आया है इसको हम कहेंगे डिटरमाइनर। ओके, अब एक और सेंटेंस, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। क्या अच्छी आदत है, वॉकिंग। वॉकिंग देखिए यहां पे सब्जेक्ट है, ये हुआ सब्जेक्ट, जीरंड के रूप में आया है, और इधर का पूरा पार्ट प्रेडिकेट। देखिए जब हम जीरंड पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जीरंड, इन्फिनेटिव, सारी चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी। लेकिन अभी हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेन फोकस उस पे करिए, ठीक है। अगला देखिए आप, टू वॉक इज यूजफुल, यानी टहलना क्या है, यूजफुल है, अच्छी बात है, हमारे लिए लाभदायक है। तो क्या क्या लाभदायक है, टू वॉक यानी टहलना, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।